हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले हो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि प्री बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 100% ये पेपर पूछा जाएगा। इस पेपर को तैयार करके प्री बोर्ड में भी दिखा दो कि नहीं सर, मैं 95% से कम नहीं लाऊंगा प्री बोर्ड में भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को पूरा शेयर कर देना। सारे बच्चे प्री बोर्ड एग्जाम देकर आए और सबका 95% आए। ठीक है, और मेरे प्यारों, ये पेपर जो है कितने नंबर का? 70 नंबर का। जब 70 नंबर का है तो 70 में 70 नंबर करके आना है आप लोगों को, एक नंबर छोड़ना मत। इसे हल करने के लिए आपके पास समय 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। जितना बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है उतना प्री बोर्ड में भी आप लोगों को समय दिया जाएगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में इस पेपर को पढ़ना और 3 घंटे में इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करना। दूसरा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ दूसरा खंड म में विभाजित है। मतलब एक खंड अ में और दूसरा खंड ब में, 2 खंडों में विभाजित है प्रश्न पत्र। इसके बाद खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देना है। इसके बाद अगला निर्देश है कि खंड ब में 50 अंकों का है। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है एवं मानचित्र संबंधित प्रश्न है। मानचित्र 10 नंबर का पूछा जाएगा। मानचित्र भी मैं आप लोगों को इसमें भर के बताया हूं पूरा, मतलब एक नंबर छोड़ने वाला नहीं हूं। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि वो प्रश्न कितने नंबर का है। मेरे प्यार बच्चों, यहाँ से पेपर स्टार्ट होता है। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? मेरे प्यार बच्चों, जर्मनी नहीं, इटली से हुआ था, इटली भी नहीं, फ्रांस, जी हाँ फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस देश से हुआ था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति किस सन में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो आंसर इसका होगा 1789 ईस्वी में। 1789, मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न नंबर तीसरा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी ने किया था। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल रंग के चले आना क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ मेरे प्यारे बच्चों? चौरी चौरा कांड जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1922 ईस्वी में। सी वाला, चौथे का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखोगे, प्रश्न नंबर 5वां जो है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी हैं और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का। आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा कि करो या मरो का नारा किसका था? तो करो या मरो का नारा जो दिए थे वो महात्मा गांधी जी दिए थे और 6 का डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। आगे देखो मेरे प्यारों से प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे सन 1915 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7वें का बी वाला। आगे देखो प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम गीत जो लिखा गया था मेरे प्यारे बच्चों वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 8वें का। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे प्यारे बच्चों, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो महामंदी का प्रारंभ मेरे प्यारे बच्चों जो हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10वें का। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11वां पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का इस जो मुख्यालय है मेरे प्यारे बच्चों वो न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 11 का सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वो हुआ था सन 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों सन 1914 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भूमि एक संसाधन है।
तो भूमि एक ऐसा संसाधन है मेरे प्यारों, जो प्राकृतिक संसाधन है, आपको भी मालूम होगा। 14 का ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो काली मिट्टी तो पाई ही जाती है, लेटराइट मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में मेरे प्यारों जो काली मिट्टी पाई जाती है, तो आपका है गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखो क्या है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का जो साधन है मेरे प्यारों जो हिमनद है। क्या है? हिमनद है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो मेरे प्यारों है वो अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई है। 18 का सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19वां प्रश्न देखिए क्या 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो नवीकरण योग्य संसाधन जो है मेरे प्यारों बच्चों जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। 19 का सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वां है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो चाय की खेती के लिए मेरे प्यारों जो लेटराइट मिट्टी जो है वो क्या है? उपयुक्त है। तो यहाँ पे मेरे प्यारों जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने खंड अ का कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब खंड ब आ गया जो कि 50 अंक के हैं। उसमें सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है 4 नंबर का, और बोला है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया हुआ है कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ। ठीक है, देखो दोनों में से कोई एक ही करना है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ या खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ। मैं पहले वाला का आंसर बता देता हूं और ये आपको होमवर्क दे देता हूं। हालांकि दोनों में से कोई एक ही करना है तो आप पहला वाला कर लीजिएगा, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, लेकिन होमवर्क भी देता रहूंगा तो आपकी जिम्मेदारी बनी रहेगी और आप भी उसको ढूंढ को लिखोगे। तो चलो, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, हालांकि दोनों में से तो कोई एक ही करना है, लेकिन आप भी खोज कर इसको लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। देखो क्या है, देखो पहला उत्तर जर्मनी का एकीकरण, लिखना कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर क्या किया? दबा दिया। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी इसका समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और उसका मुख्यमंत्री कौन? ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का क्या बना था? जनक बना था। यही मेन पॉइंट जो आपको याद करना है, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद लिया और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की क्या किया? वो जीत किया और एकीकरण की प्रक्रिया वहां पे क्या हुई? पूरी हुई। जनवरी 1871 में वार्सराय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा कौन थे? विलियम प्रथम को क्या कर दिया गया? जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह 1871 में जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण पूरा हो गया। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लेना। इसके बाद देखो दूसरा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। 4 नंबर के लिए है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न दिया है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ला लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो पहला वाला है, यही पेपर में आप लोगों को लिखना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। यही आंसर बता देता हूँ, 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो उत्तर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दूसरा उत्तर कि सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पहले जो महात्मा गांधी जी थे, अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिनके प्रमुख है। कौन कौन से आंदोलन उन्होंने चलाया? देखो पहला चलाया था चंपारण आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन है, हेडिंग डालना लिखना है। 1917 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने का क्या किया? प्रेरित किया। इसके बाद दूसरा उन्होंने गुजरात सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल कर रही थी। ठीक है, और तीसरा आंदोलन उन्होंने चलाया अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन।
1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों की हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। उपयुक्त आंदोलनों में से उन्हें सफलता भी मिली, जिस कारण आम आदमी में उनकी अलग पहचान स्थापित हुई। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न भी हमने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न नंबर तीसरा। देखो क्या है, प्रश्न तीसरा है जो कि 4 नंबर के लिए है कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। ठीक है, 4 नंबर के लिए अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके दिया है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय बताइए। मैं अथवा वाला बता देता हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही एग्जाम में लिखना आप लोग। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय बताना है। 4 नंबर आपको मिल जाएगा। 1 नंबर संसाधन नियोजन पे और 3 नंबर 3 उपाय पे। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ। चलो नोट करो इसका आंसर। तो देखो तीसरा का उत्तर वो भी कौन सा, अथवा। लिखना उत्तर में कि संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु 2 उपाय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, देखो मैंने 2 लिखा है लेकिन यहाँ पे 3-4 मैंने बताया हुआ है। जैसे पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका तैयार करना। और दूसरा इसका उपाय है कि राष्ट्रीय विकास योजनाओं तथा संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। और तीसरा है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचे को तैयार करने के लिए संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। और एक और मैंने बढ़ा के लिख दिया हुआ है कि क्षेत्रीय संरक्षण के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना तथा उसका क्या करना, मापन करना। 3 लिखना था, मैंने 4 बता दिया एक्स्ट्रा आप लोगों को, ताकि एक भी नंबर न कटे आप लोगों का। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न क्या है, एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादक पर प्रकाश डालिए। कितने नंबर का है, 4 नंबर का। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये दोनों प्रश्न जो है मेरे प्यारों जो इंपोर्टेंट है, मैं पहला वाला बता देता हूँ, इसको मैं होमवर्क आप दे देता हूँ। वैश्वीकरण वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, वैश्वीकरण वाला लिखिए, होमवर्क दूंगा आपकी क्वेश्चन बैंक पे मिल जाएगा। और एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादक पर प्रकाश डालिए, 4 नंबर। दोनों में से कोई एक ही करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ चौथा वाला। देखो उत्तर लिखना कि चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हार्मोन्स और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढालवा क्षेत्र में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पलार रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी जो कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। और भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। यहाँ असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व केरल में चाय का उत्पादक प्रमुखता से किया जाता है। बस ये चौथा प्रश्न आप लोगों का समाप्त होता हुआ। अब पांचवा प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। पांचवा प्रश्न दिया है कि महामंदी का क्या आशय है और इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए, तब जाके आपको 6 नंबर मिलेगा। 2-2 नंबर। 2 नंबर तो मिलेगा कि महामंदी क्या है, फिर 2 मुख्य कारण बताओगे तो 2 नंबर मिलेगा और 2 प्रभाव बताओगे तो 2 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मैं पहला वाला बता देता हूँ और मैं इसको आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, महामंदी का क्या आशय है, इसके 2 मुख्य कारण और इसके 2 प्रभाव लिखिए। एग्जाम में यही वाला लिख के आना। ठीक है, ऊपर वाला देखो क्या है कि 1929, देखो 6 नंबर का तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको। 1929 की महामंदी का प्रभाव जो है भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया और 1928 से लेकर 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत में गेहूं की जो कीमत थी वो 50% गिर गई। गरी सॉरी कह रहा हूँ, मतलब शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत जो है तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से क्या किया, बिल्कुल इनकार कर दिया था। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में कितना परसेंट, 60% से ज्यादा गिरावट आ गया।
मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा और 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से क्या हो रहा था, गुजर रहा था। यह मंदी जो है शहरी भारत के लिए अधिक सुखदायी नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय जो है निश्चित थी। यह मैंने पूरा का पूरा उत्तर आप लोगों को बताया, बस नोट करना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। संघवाद क्या है? भारत की संख्यात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न दिया हुआ है कि नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। नीचे वाला होमवर्क देता हूं और ये वाला बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघवाद क्या है? भारत की संख्यात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है मेरे प्यार बच्चों। 6 नंबर के लिए तो लिखना पड़ेगा आपको। पहली बात तो हेडिंग आप डालोगे संघवाद होता क्या है। देखो, संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच क्या हो जाती है, बट जाती है। संघवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, तो संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन? पहली विशेषता यह है कि यहाँ सरकार जो है 2 या अधिक स्तरों वाली होती है और अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने कर अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। वसूलने और प्रशासन का उनका मतलब कि क्या हो रहा है कि कर वसूलने का उनका अलग अलग अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इसके बाद है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा क्या कर देता है, देता है, ठीक है। अभी तो 3 ही हुआ ना, अभी आगे बहुत लिखना है, तभी तो 6 नंबर मिलेगा। 3 उन्होंने बता दिया, कम से कम 5-6 बताना पड़ेगा आप लोग। 3 के बाद चौथा, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। 5वां है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारियों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णायक की भूमिका निभाता है। और 6वां है कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए जो विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत जो है निर्धारित हैं। 7वां है कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। कौन कौन? देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। पूरा हमने डिटेल में लिख दिया, उसको आप नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है और इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। 6 नंबर का प्रश्न है। और यह नहीं आएगा तो अथवा करके एक और दिया है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वन और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। ये भी 6 नंबर का। मैं ऊपर वाला बता देता हूँ कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ इसको तैयार करने के लिए। दोनों में से कोई एक ही करना है तो ऊपर वाला कर लेना। मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान है तो कोई 4 उपाय सुझाइए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो उत्तर हम लिखेंगे 7वें का, मृदा अपरदन हेडिंग डालना और लिखना कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन तेजी से होने लगता है। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। कौन कौन से? देखो, पहला कारण यह है कि पहला कारण है भौतिक कारण। उसमें लिखना है कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी भौतिक कारक निम्नलिखित है। कौन कौन से भौतिक कारक निम्नलिखित हैं? पहला, ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है, ये तो सबको मालूम है। इसके बाद दूसरा जो है वह है तीव्र व मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है। यह मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाती है, ये भी सही बात है। पवनें जब आंधी का रूप ले लेती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में मृदा उड़ाकर ले जाती हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में मृदा अपरदन का यह एक बड़ा कारक है। दूसरा होता है मानवीय कारक। निम्नलिखित कुछ मानवीय कारकों को मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। कौन कौन से? जैसे पहला यह है कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण जो है वो समाप्त हो जाता है और इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव जो होता है तीव्र होता है। इसके बाद है कि वृक्षों की जड़ें मृदा की रक्षा करती हैं
और वनों के कटाव से मृदा अपरदन में तेजी आ गई है, क्योंकि पानी और पौने के बहाव को वृक्ष कम कर सकते हैं। तीसरा है कि भूमि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। ठीक है, कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है, और गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी जो है आसानी से मृदा का कटाव करता है। और लास्ट है कि खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है। देखो मैंने एक एक पॉइंट डाल के लिखा हूँ, पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ, बस आपको नोट करके उनको अपने दिमाग में फिट करके जाना है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखो, विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तब जाके संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। मैं पहला वाला बता देता हूँ आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। चलो उत्तर कैसे लिखोगे? उत्तर लिखोगे यहां से, जिन देशों ने प्राकृतिक संसाधनों तथा तकनीकी के ज्ञान के बल पर पर्याप्त अधिक विकास कर लिया है, वे विकसित देश कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विकसित देश कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान व जर्मनी। विकसित देशों की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं निम्नलिखित हैं? देखो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला विशेषता, उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। ये हेडिंग पूरा बनाना, फिर लिखना है, प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होते हैं। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन देश के आर्थिक विकास की कुंजी हैं। विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जापान तथा इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्रा विज्ञान में उन्नत तकनीकी का समुचित उपयोग करके तीव्रता से विकास किया है। इसके बाद दूसरा है कि वृहत स्तर पर औद्योगिकीकरण, ये हेडिंग है, वृहत स्तर पर औद्योगिकीकरण। लिखना कि सभी विकसित देशों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों को स्थापना वृहत स्तर पर कर रही है, मतलब कर ली है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देशों ने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इन देशों में लोहा, इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, पोत व वायुयान निर्माण उद्योग आदि का तीव्र गति से क्या हुआ है? विकास हुआ है। और तीसरा है कि अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। हेडिंग डाल लेना, लिखना है, विकसित देशों में यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास उच्च स्तर पर कर लिया गया है। इन देशों में सड़क तथा वृहत रेल पथों का जाल बिछा है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेलमार्ग है, और इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का भी विकास कर लिया गया है। जल परिवहन नदियों, झीलों तथा नहरों द्वारा संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त स्वचालित मोटर गाड़ियों, विद्युत रेलगाड़ियों, पनडुब्बियों, आधुनिक जलयानों तथा तीव्रगामी हवाई जहाजों ने भी इन देशों को एक दूसरे के निकट ला दिया है, और इन देशों में संचार संसाधनों को भी अत्यधिक विकास हुआ है। ठीक है, देखो भाई 6 नंबर का, तब मैं इतना डिटेल में लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का मानचित्र संबंधित कार्य। ठीक है, यहां से मानचित्र संबंधित कार्य स्टार्ट हो जाता है। देखो क्या है निर्देश में कि प्रश्न संख्या 9 का ए तथा 9 का बी मानचित्र से संबंधित है। ठीक है, पहले आ गया 9 का ए। 9 का ए में बोला है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधे अंक निर्धारित हैं। ठीक है, चलो जैसे पहला बोला है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। ठीक है, तो कहां पे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? सितंबर 1920 में कहां पे हुआ था? तो वो हुआ था आप लोगों का कलकत्ता में। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। तो यहाँ पे पहले क्या लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, फिर मानचित्र पे दर्शाता हूँ। मतलब कलकत्ता में हुआ था। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक मानचित्र लेना पड़ेगा। मानचित्र आपने ले लिया, 9 का ए कर रहे हो तो यहाँ ऊपर लिख, देखो यहाँ पे नेम, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे रोल नंबर डाल लेना।
9 का ए है तो 9 का ए यहाँ पे ऊपर डालना है आप लोगों को। इसके बाद देखो क्या बोला है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, कलकत्ता में हुआ था। अब ये मानचित्र है, इस मानचित्र में क्या करना है, आपको कलकत्ता का लोकेशन ढूंढना पड़ेगा कि कलकत्ता का लोकेशन है क्या एग्जैक्ट। देखो कलकत्ता का लोकेशन मेरे प्यार बच्चों, ये जो आप लोकेशन देख रहे हो कलकत्ता का है, ठीक है। इसके इधर उधर कहीं भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसी को मान लेता हूँ और इसको गोले में घेर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं भरूंगा कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है। ये पहला वाला प्रश्न है तो इसलिए पहला वाला इस तरह कर देंगे, ठीक है। बस यही तो करना होता है। इसके बाद दूसरा देखो, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो नमक कानून कहाँ तोड़ा था महात्मा गांधी ने, दांडी में। कहाँ पे, दांडी में तोड़ा था। तो अब दांडी आंसर आपको मालूम चल गया। अब बस लोकेशन पे दांडी आपको दर्शाना है। तो देखो ये मानचित्र है, इस मानचित्र में दांडी क्या है, तो इस मानचित्र में यहाँ पे दांडी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पोर्शन दांडी है, तो इस तरह घेर लेना। घेरने के बाद यहाँ पे तीर निशान लगा के दांडी लिख लेना, दांडी। दूसरा प्रश्न है ना, तो यहाँ पे दूसरा लिख लेना कि मैं दूसरा प्रश्न का आंसर दिया हूँ। इतना तो सिंपल होता है और कुछ नहीं है। तीसरा, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी मेरे प्यारे बच्चों, अमृतसर में घटी थी। यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, अमृतसर में। बस अब अमृतसर का लोकेशन ढूंढो, उसका नाम लिख दो। जैसे अब देखो ये मानचित्र है, अब अमृतसर ढूंढना है। अमृतसर कहाँ है, यहाँ पे, ये पोर्शन अमृतसर का है। तो यहाँ पे गोला खींच लो, ठीक है। इसके बाद तीर का निशान दे दो और लिख लो यहाँ पे अमृतसर, अमृतसर। चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कर रहे हो तो तीसरा लिख दो। बस यही तो काम करना है। इसके बाद देखो आगे आ जाओ, ठीक है। आगे देखो चौथा, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तो किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ, खेड़ा, मतलब गुजरात में। कहाँ पे, खेड़ा में। खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात। बस खेड़ा गुजरात में। अब चलो देखते हैं गुजरात वाला पोर्शन कहाँ है। गुजरात वाला पोर्शन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है गुजरात का पोर्शन है, इसको घेर लो और यहाँ पे तीर का निशान दे दो और यहाँ पे लिख लो खेड़ा। बस कोष्टक में गुजरात लिख लेना ताकि एग्जामिनर को पूरा समझ में आ जाएगा। गुजरात आपने लिख दिया। चौथा प्रश्न कर रहे हो, चौथा, चौथा कर देना इस तरह। इसके बाद पांचवा देखो, वह जिला जहाँ चौरी चौरा कांड की घटना घटी, तो गोरखपुर में घटा था। कहाँ पे, गोरखपुर में घटा था। गोरखपुर आपने लिख लिया। अब बस मानचित्र में गोरखपुर दर्शाना है, तो मानचित्र में गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यह पोर्शन उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे गोला खींच लो, आ जाओ गोरखपुर लिख लो। तो मानचित्र मैंने कहा ना कि बहुत आसान होता है मानचित्र भरना, आराम से भर के चले आना। ये पांचवा है, 9 का ए का पूरा हमने भर के दिखा दिया आप लोगों को। चलो अब 9 का बी आ गया। 9 का बी है यहाँ पे कि निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। चलो देखते हैं। पहला है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। मालूम है ना आप लोगों को, उत्तर प्रदेश की राजधानी तो मालूम होना चाहिए, लखनऊ। अब लखनऊ को इस चिन्ह से आपको मानचित्र पे दर्शाना है। तो चलो हम लोग दूसरा मानचित्र लेते हैं। हमने एक नया मानचित्र लिया दूसरा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 का बी वाला भर रहा हूँ। 9 का ए उसमें था, इसमें 9 का बी है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ में है। अब लखनऊ आपको ढूंढना है, ठीक है, कि इस पोर्शन में लखनऊ कहाँ है। तो यह जो आपको दिख रहा है ये लखनऊ का पोर्शन है, ये वाला, ये लखनऊ है, ठीक है। तो किस, इस तरह इस चिन्ह से दर्शाना था ना, तो इस चिन्ह से लिख लेना। पहला वाला प्रश्न कर रहे हो, तीर दे देना, यहाँ पे लिख लेना लखनऊ, नाम भी बताना था ना इसका। बस हो गया। इसके बाद देखो ये वाला, नर्मदा नदी पर बना एक बांध इस चिन्ह के द्वारा नाम से बताना है। तो नर्मदा नदी पर बरगी बांध एक बना है, ठीक है, किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, इस चिन्ह से। देखो बरगी बांध कहाँ है, यहाँ पे, ये नर्मदा नदी है, ठीक है। दूसरा वाला प्रश्न आप कर रहे हो इस नाम से, इसी चिन्ह से करना था ना, बराबर वाला। अब बरगी बांध यहीं पे लिख लो, बरगी बांध, ठीक है, बरगी बांध। प्रश्न दूसरा कर रहे हो, बस हो गया, यही तो करना है। इसके बाद है कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी जो कि इस चिन्ह द्वारा नाम से, ठीक है, तो कौन सी नदी है, गोदावरी नदी।
तो गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी कहाँ पड़ता है, यहाँ पे गोदावरी नदी बहता है। ठीक है, किस चिन्ह से, इस चिन्ह से दर्शाना था, तो ये गोदावरी नदी है। तीसरा प्रश्न कर रहे हो, यही बगल में लिख लो, गोदावरी नदी, बस हो गया। इसके बाद क्या है, भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। ठीक है, तो इस चिन्ह द्वारा भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ है, ये वाला पोर्शन, ये देख रहे हो, ये पश्चिम बंगाल में आता है, छोटा वाला पोर्शन। यहाँ पे इस तरह कर लो, किस चिन्ह से दर्शाना था, वाई वाला ना, इस तरह था, इस चिन्ह से दर्शा दिया, तीर खींच लिया और यहाँ पे लिख दिया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमने लिख दिया। कौन था क्वेश्चन था, चौथा था, हमने चौथा यहाँ पे डाल दिया, बात खत्म। इसके बाद लास्ट है कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा नाम से बताइए। तो कलपक्का में है परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, कहाँ पड़ता है, यहाँ पे, किस चिन्ह द्वारा, इस तरह चिन्ह था, बस तीर खींच लो। पांचवा प्रश्न कर रहे हो, कलपक्कम, कलपक्कम आप यहाँ पे डाल लो, बात खत्म, ये भी पांचवा हो गया। बस ये मानचित्र हमने दर्शा दिया पूरा। और ये तो दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए जो आंख से अंधे हैं, बस इतना ही हम लोगों को करना था।